हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए। आ जाइए आप लोग, फटाफट आ जाइए। फटाफट शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं। फटाफट उनको बता दीजिए कि आइए भैया, ज्योग्राफी का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। फटाफट शेयर कर दें। और ये ज्योग्राफी का जो क्लास है आपका, बस यहीं तक सीमित नहीं है। बस यहीं तक आपको नहीं फ़ायदा करेगा, आपके हर एक एग्जाम में फ़ायदा करने वाला है। चाहे आप सुपर टेट का दें, चाहे यूपी टेट का दें, चाहे सी टेट का दें, हर एक एग्जाम तो आपको बेहतरीन तरीके से इसका नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना है। डीएलएड में तो पूछा ही जाएगा बेटा, है ना। यहाँ से डीएलएड में क्वेश्चन बनेगा और मैक्सिमम एग्जाम्स भी आपका क्लियर होगा यहाँ से। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिमी तट। यहाँ पर हम लोग सजा रखे हैं पूरा, इधर पश्चिमी तट है, इधर पूर्वी तट है। लेकिन आज विशेष चर्चा केवल हम लोग पश्चिमी तट के बारे में करेंगे और भारत के पश्चिमी तट की पूरी कहानी हम लोग जानेंगे। आखिर कैसे बनाए, हम इसमें कितनी पहाड़ियाँ हैं और किस किस राज्य में हैं, सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। इसका आप लोग एक बार अच्छे तरीके से इस तरह मैप बनाकर अपने कॉपी में सजा लेंगे आप भी, है ना। इससे पहले हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं आपसे। जो हमारा पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों इस कदर है कुछ। जैसे कि अगर हम बोले यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार फिर गया है, फिर यहाँ से ऊपर उठा हुआ है, फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे ढालनुमा बना है। एक मिनट अच्छे से देखिएगा फिर से। यहाँ से जैसे कि हम बात करें, आपका यह मान लीजिए इस तरफ पानी है, यहाँ से इस नुमा उठा है ऐसे, फिर यहाँ पे ऊंची चोटी है ऐसे, फिर ये चोटी ऐसे एक बैग नीचे की तरफ झुकी हुई है, फिर यहाँ पे खूब ऐसे ऊंची चोटी है, फिर इस तरह ढलान बना हुआ है ऐसे। तो यह चोटी आपका जो है बेटा, यह पश्चिमी चोटी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटी से बोलते हैं हम लोग इसे, पश्चिमी घाटी। और ये पूर्वी तट है आपका, पूर्वी घाटी है। तो इसमें आपको दो अंतर दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। ये हमारा मुंबई है, मुंबई, ये हमारा मुंबई शहर है भैया, ये हमारा मुंबई शहर है। अगर आपसे बोले हम, बताइए पश्चिमी तट ज़्यादा ऊंचा है कि पूर्वी तट, तो आप क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट। जो हमारा पश्चिमी तट है ना, वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है, थोड़ा सा ऊंचाई पर है अपेक्षा पूर्वी तट के। इसी वजह से हम देखते हैं जितनी हमारी मैक्सिमम नदियां हैं, कृष्णा, महानदी कृष्णा, कावेरी, मतलब कि आपका कावेरी, इधर पूरा आपका जो आता है प्रायद्वीपी जो नदियां होती हैं जो केरल से निकल के जाती हैं। बहुत सारी नदियों की अगर बात करें दोस्तों, तो सारी की सारी नदियां, बहुत सारी नदियां हैं, दो तीन नदियां नहीं हैं, हजारों नदियां हैं। हजारों मतलब कि बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो सहायक नदियों के रूप में लिपटी हुई हैं। बहुत सारी की सारी लगभग नदियां इधर आकर बंगाल की खाड़ी की तरफ डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा नुमा आकृति बनाती हैं, है ना। बस यही कारण है, क्योंकि इधर ढलान ज्यादा है अपेक्षा इधर के, है ना। तो ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। और एक बात दोस्तों याद रखेंगे, अगर यहां से देखें हम लोग और यहां से खड़े होकर देखें, तो बताइए कौन सी ऊंची होगी, कौन किस, या ऊंची किधर से होगा? क्या इधर से देखने पर ज्यादा ऊंचाई होगा कि इधर से देखने पर ज्यादा ऊंचाई होगा? तो देखने से पता चल रहा है हमें कि इधर वाला पोर्शन है, यानी कि जो हमारा पश्चिमी तट है या फिर कह लीजिए पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट का भी किनारे वाला इलाका और पश्चिमी तट का भी किनारे वाला इलाका, जैसे यहाँ पे यह वाला इलाका, यह क्या है? अपेक्षाकृत नीचे है। मतलब यहाँ पर जो मैदानी भाग है, यहाँ पे क्या है? मैदानी भाग मिलता है। और ये मैदानी भाग कौन बनाया है? जो नदियां हैं वही सारी नदियां बनाई हैं। जैसे अगर बात करें, यह देखिए आप ताप्ती नदी है, या सॉरी यह आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा, और यह ताप्ती नदी है। तो यह जब काट के बेटा इधर आई, तो यहाँ की जो पहाड़ियां थी उसे तो काटेगी। काटने के बाद वह अपना, मतलब उसका नदियों का, हर एक नदियों का यही लक्ष्य होता है कि कहीं न कहीं जाके हम समुद्र से मिल जाएं, और समुद्र से मिलने के बाद अपना समतलनुमा आकृति बना लें। अब क्योंकि समुद्र में मिल गई, तो उसके बाद उनका अस्तित्व थोड़ा सा खत्म हो जाता है, वहां से समुद्र स्टार्ट हो जाता है बेटा ना। तो इस प्रकार ये नदियां पहाड़ों को जब काटती हैं, तो नीचे एक, मतलब बताए थे आपको ना कि साइड साइड से अपने आकृति का, मतलब कि बहुत सारे छोटी हुई, बड़ी हुई, या फिर बहुत महीन हो गया, मतलब बिल्कुल छोटी आकृति की मिट्टी जुटाती हुई ऊपर से लेके आती हैं और यहाँ पे बिछाती हुई चली जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख लिए कि पश्चिमी चोटी है, पश्चिमी घाटियाँ हैं, पश्चिमी घाटी में बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, सबके बारे में भी हम बताएंगे आपको। और इधर जस्ट नीचे यहाँ पे मैदानी भाग है, जो आपका पूछ लिया जाता है कि मुंबई ऊंचा है या फिर बोला जाए कि आपका कालसूबाई चोटी ऊंची है, या फिर पश्चिमी घाटी
मुंबई से किस प्रकार संबंध बनाता है? तो आप बता देंगे अगर मुंबई में हम खड़े हैं तो पश्चिमी चोटी, पश्चिमी घाट की चोटियां जितनी भी हैं सब हमको बहुत ज़्यादा ऊंचे दिखेंगी, क्योंकि नीचे वाला जो स्तर है, इधर वाला किनारे वाला, वो कैसा है बेटा? मैदानी भाग है ना। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आपको, अब क्लियर हो गया है ना, तो याद रखेंगे। अब एक बात और देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं, हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी किया है उसका। अगर हम कहें आपका ये प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है बेटा, प्रायद्वीपीय भारत में इधर सौराष्ट्र है, मतलब ये गुजरात वाला पोर्शन है, तो गुजरात वाले इलाके को हम क्या कहते हैं? सौराष्ट्र नाम से जानते हैं, सौराष्ट्र नाम से जानते हैं। उसके नीचे आपका महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, ये वाला महाराष्ट्र का इलाका है, इसे कोंकण नाम से जानते हैं। क्या? कोंकण, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस तट से? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद इसके नीचे जो आपको गोवा से लेकर कर्नाटक वाला तट है बेटा, उसको जानते हैं कन्नड़ के नाम से, कन्नड़, कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो केरल वाला इलाका है यहाँ पे, केरल का, इसे कहते हैं मालाबार, मालाबार, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। फिर इधर से जो यहाँ पे आपका केप कमोरिन है, केप कमोरिन आपको पता होना चाहिए, जब दो प्रायद्वीपीय जहाँ पे मिलते हैं उसे केप कमोरिन आकृति बोला जाता है। दो भाग, दो भूमि के भाग जहाँ पे मिलते हैं ना, उसे केप कमोरिन बोला जाता है। जो भारत का सबसे लास्ट, सबसे दक्षिणी स्थलीय सीमा है, वो आपको बताए थे कि आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी बताया गया था ना, तो बस यही है कन्याकुमारी, जो इधर से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कन्याकुमारी के आपके तमिलनाडु से लेकर पूरा तमिलनाडु वाला इलाका बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट। अच्छे से नोट बना लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कभी काल के सेट करने के लिए आ जाता है, ऊपर से नीचे, मतलब कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ इसे सेट करिए, तो आपको बताना होता है। या फिर ये पूछ लेगा कि जो आपका केरल वाला तट है उसे किस तट के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु वाला जो तट है उसे किस तट के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना होगा कोरोमंडल के तट से नाम से जानते हैं, मालाबार, कन्नड़, कोंकण, सौराष्ट्र, यह तट के नेम है। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश वाला इलाका आ जाता है। अगर मैप दिमाग में क्लियर है तो तुरंत बताएंगे, यहाँ से आंध्र प्रदेश स्टार्ट होता है, और आंध्र प्रदेश वाले तट को हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आपका उड़ीसा वाला पोर्शन आ जाता है, तो उड़ीसा वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। कौन सा तट? उत्कल तट के नाम से जानते हैं, तो बता देंगे उत्कल तट। किस तट को जानते हैं उत्कल तट के नाम से? तो बता देंगे भैया उड़ीसा वाले तट को जानते हैं। वहीं पे व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। उसी जगह आपका चिल्का लेक है, जो भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, लैगून झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर केवल बात करेगा तो आपका सांभर लेक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है बेटा, है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, तो हम आते हैं फिर से अपने मुद्दे पर। यह तो आपका मुद्दा ही था बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको यह बातें पता भी होंगी। बहुत सारे लोगों को, जिसको नहीं पता था वो जान गए, है ना। यहाँ से आपके दिमाग में एक मैप क्लियर हो गया, जो हमारा पूर्वी तट है पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा ढलान पर है। इस वजह से यहाँ की सारी नदियाँ इस तरह जाती हैं, झुक के बहती हैं। थोड़ा सा मैप आप देखेंगे तो मैप में इधर से नदियाँ बहती हैं और यहाँ पर डेल्टा नुमा आकृति बनाती हैं। किसमें बेटा? डेल्टा नुमा आकृति बनाती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आपका वैगई, जितनी भी नदियाँ हैं, पेरियार, वैगई, ये सब नदियाँ जो हैं बेटा, ये सब डेल्टा आकृति बनाती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, है ना। कुछ चुनिंदा नदियाँ हैं जो कि अगर बोला जाए नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये सब नदियाँ, सिंधु, ये सब नदियाँ आपकी अरब की खाड़ी में गिरती हैं, है ना। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, है ना। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको कुछ लोकेशन बताते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाता है कि यह देखिए, यह तो आपका खंबात की खाड़ी है बेटा, यह पूरा खंबात की खाड़ी आपका है, और यह कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रण जिसे बोलते हैं। वहीं पे तो आपकी लूनी नदी आती है, अरावली श्रेणी से निकलती है। अरावली श्रेणी के सबसे बड़े चोटी गुरु शिखर माउंट आबू से निकलकर लूनी नदी आती है और कच्छ के रण में अपना अस्तित्व खत्म कर देती है ना। ये बात आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, बारदा की पहाड़ी, मांडव पहाड़ियाँ और यहाँ पे गिर पहाड़ी, ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ, बारदा, मांडव, एक मांडवी नदी है। मांडवी नदी कहाँ पर है? आपका गोवा में है, लेकिन मांडव, अभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछता है मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो सारे बच्चे बताएंगे गुजरात के खंबात वाले खाड़ी के इलाके में है भैया, ठीक है ना। यह नहीं बोलेंगे कभी कि गोवा में है, क्योंकि गोवा में मांडवी नदी बहती है, न कि मांडव की पहाड़ियाँ होंगी,
है ना, कन्फ्यूजन होते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में गोवा जरूर दिया रहेगा आपको, गुजरात के बाद गोवा भी जरूर दिया रहेगा, इससे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे बेटा। तो मांडो की पहाड़ियाँ, बारदा की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ, ये सारे के सारे गुजरात वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान से आप सुनेंगे बेटा, जो आपका गिर पहाड़ियाँ हैं, इसी में भारत का एशियाई शेर, मात्र एक जगह आपका एशियाई शेर पाया जाता है। बब्बर शेर की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे सबसे ज़्यादा लायन जो है बेटा आपके मध्य प्रदेश में, बाघ 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 जो है, बाघ की बात नहीं बेटा, यहाँ पे शेर की बात हो रही है। बाघ की अगर बात करें तो पूरे भारत में 2967 बाघ है। सेंसस टू 2019, हर 2 साल बाद इनका सेंसस होता है, इनकी जनगणना की जाती है। जैसे हम लोग का जनगणना 10 साल पे होता है, इनकी 2 साल पे होती है। बाघ की जनगणना हो गया, डॉल्फिन की हो गई, और आपका कह लीजिए कि जो बड़े बड़े पांडाज वगैरह होते हैं, पांडा वगैरह, तो इन सब की जनगणना लगभग 2 साल पे होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरे भारत में बाघ की मात्रा 2967 है। उनमें से 526 केवल, मतलब कि उनमें से टोटल में से 526 हमारे केवल मध्य प्रदेश में है, और 524 कहाँ पर बेटा, 524 कहाँ पर है, कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है बेटा। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम हमारे उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यह पूछता है तो मध्य प्रदेश बताएंगे। किस नेशनल पार्क में पाया जाता है तो बताएंगे जिम कॉर्बेट, जो आपका उत्तराखंड में है। ये बातें क्लियर होना चाहिए। अब यहीं पे आपका गिर वन है। गिर वन, गिर पहाड़ी के ही आसपास में गिर वन है। गिर पहाड़ी के नाम से ही, मतलब गिर वन के नाम से ही गिर पहाड़ियाँ का नाम पड़ गया। तो वहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा एशियाई शेर पाए जाते हैं, और एशियाई शेर मात्र एक जगह पाए जाते हैं भारत में, जो कि गिर वन गुजरात का है। और यह वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारा अगर देखा जाए, अगर रियल में देखा जाए बेटा, यह पूरा का पूरा अफ्रीका वाले पार्ट से टूट कर आया है। अफ्रीका वाले पार्ट से टूट कर आया है, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आपके कहीं एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा यह वाला पार्ट पूरा का पूरा अफ्रीका से टूट कर आया है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो इंडियन प्लेट जो नीचे का है, इसे इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं। तो इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूट कर बना है। उसी में जो यह वाला पार्ट है पूरा का पूरा, अगर इसको ले जाकर सेट करेंगे ना अफ्रीका में, तो ये सेट हो जाएगा। यह पूरा तट उसी जगह सटा था, तो इस वजह से गिर भी, जो यह वाला पार्ट है गुजरात का, यह पूरा अफ्रीका से टूट कर आया है। अफ्रीका में एशियाई शेर पाया जाता था, तो वहाँ से कुछ शेर अपने फैमिली से बिछड़ गए। एक तरह से कह लीजिए बहुत साल हो गए टूटे हुए, टूटते टूटते ये जब दूर हो गया इंडियन प्लेट, इंडो प्लेट, तो आपका यहाँ पे भी कुछ शेर बच गए। अब यह शेर की प्रजातियां यहाँ पे रहने लगे, और उसी को हम बोलने लगे एशियाई शेर। मात्र एक जगह पाया जाता है, जिसका नाम है गिर वन। पता हो गया बेटा। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके नीचे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए यह हमारा विंध्यन श्रेणी है। इसके विंध्यन श्रेणी और ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी और विंध्यन श्रेणी के बीच में, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्यन श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, याद रखेंगे। इसके बाद यह आपका विंध्यन के बाद नर्मदा के बाद सतपुड़ा श्रेणी के नीचे से ताप्ती नदियां बहती हैं। यह खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लें, देख रहे हैं पश्चिमी घाटी में थोड़ा सा कम कटा पिटा हमको नजर आ रहा है ना, और इधर की घाटियाँ जो पूर्वी घाटियाँ हैं बहुत सारे जगह कटी पिटी हुई हैं। क्यों, ऐसा क्यों, तो बताएंगे। इसका कारण एक है बेटा, इसका कारण मात्र एक है, तो बता देंगे आप। देखिए इधर का थोड़ा सा मैप हम बताएंगे कल वाले क्लास में, अच्छे तरीके से इसको बना के बताएंगे आपको। बस इतना जान लीजिए कि जो इधर की पूर्वी घाटी कटी फिटी है बेटा, इस वजह से कटी फिटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती हैं और अपना रास्ता बनाने के लिए काट देती हैं पहाड़ियों को। काटने की वजह से यहाँ की मैक्सिमम पहाड़ियाँ कटी हुई हैं, मतलब बीच बीच में कटी हुई हैं, एक तरह से एक क्रम में नहीं है ना, मतलब कि कटी पिटी हैं। और इधर की सारी जो पहाड़ियाँ हैं, मैक्सिमम पहाड़ियाँ कुछ जगह छोड़ के सारी एक सीरीज में हैं, बहुत कम कटी पिटी हैं। इसका कारण नदियों का है, अब बता देंगे। नदियों का अपवाह तंत्र नहीं, नदियों के बहाव के कारण, ये बातें पता हो जाना चाहिए आपको। अब हम बताते हैं आपको कालसूबाई चोटी, महाबलेश्वर की चोटी और ब्रह्मगिरी की चोटी। कालसूबाई की चोटी और महाबलेश्वर की चोटी, ये तो महाराष्ट्र वाले इलाके में पड़ जाता है, याद करेंगे महाराष्ट्र में। अब ध्यान से सुनेंगे,
जो ब्रह्मगिरी की चोटी है, इसी जगह ब्रह्मगिरी के पास बेटा एक और चोटी पाई जाती है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। आप लोग ध्यान से बने रहिए बस। ये हमारा कर्नाटक का बिल्कुल उत्तरी वाले इलाके की तरफ पाई जाती है, वो भी पश्चिम में, याद रखेंगे। डोडा बेटा ये भी कर्नाटक के आसपास में है। डोडा बेटा ये हमारा नीलगिरी की पहाड़ी पर है। ये नीलगिरी का गांठ है, गांठ जहाँ पे पश्चिमी तट पूर्वी तट मिलती है, गांठ बन जाता है। अभी इसकी चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा आप ओवरव्यू देख लीजिए। और यहाँ पे आपका अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई की गांठ है यहाँ पे, गांठ जहाँ पे मिलती हैं पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई की दूसरी, मतलब दक्षिण भारत की दूसरी गांठ अन्नामलाई के नाम से, अनाईमुदी के नाम से जाना जाता है। अनाईमुदी के नाम से जाना जाता है। इस अनाईमुदी में जो ऊपर की पहाड़ियाँ होती हैं उसे अन्नामलाई, इधर की पहाड़ियाँ का नाम कुछ अलग है, इधर की पहाड़ियों का नाम अलग है कुछ। तो याद रखेंगे, डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई यानी कि अनाईमुदी घाट, अनाईमुदी गांठ पर स्थित है। ये बातें क्लियर हो गई। अब याद करिए, यहाँ से हम लोग लिखते हुए चलते हैं। ये तो एक समझ था जो आप बना लिए समझ। अब यहाँ से लिखते हुए चलना है आपको। ध्यान से बेटा सुनते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें पश्चिमी घाटी, पश्चिमी घाटी कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो अभी हमने आपको मैप में दिखाया। सौराष्ट्र, इसे बोलते हैं सौराष्ट्र। सौराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु के कैप कमोरिन तक, जहाँ पे हमारी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलती है। कैप कमोरिन, कैप कमोरिन आपको पता होगा, हमने पढ़ा था इतिहास में। जब आपके वास्को डी गामा आते हैं तो कैप कमोरिन मार्ग का खोज करते हैं। कैप कमोरिन एक जगह भी है अफ्रीका का बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। उसी तरह कैप कमोरिन उसे बोलते हैं जहाँ पे दो भूमियाँ मिलती हैं, दो भूभाग मिलते हैं। एक कैप का आकार, मतलब कि कैप जब टोपी होती है ना जो शंकुधारी, तो उस प्रकार की आकृति बनाती है, उसे कैप ऑफ कमोरिन बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो यहाँ से लेकर, मतलब कि कन्याकुमारी बोल लीजिए या फिर कैप कमोरिन बोल लीजिए, यहाँ से लेकर सौराष्ट्र तक आपका पश्चिमी घाट है बेटा। ये बात सब किसको पता हो गया? सारे बच्चे बताएंगे, पता हो गया सारे बच्चों को। अब एक चीज याद रखेंगे, हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट सौराष्ट्र से लेकर कैप कमोरिन कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर के लंबाई, मतलब के विस्तार की लंबाई में फैला हुआ है। याद रखेंगे, पर्वत की जो विस्तार है पश्चिमी घाट की, उसकी 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाए भारत में सबसे लंबी चोटी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे 2500 किलोमीटर के, 2500 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है आपका हिमालय श्रेणी। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, अगर आपसे बोलेगा पूरी तरीके से ऐसी श्रेणी जो भारत में स्थित हो और सबसे लंबी हो, मतलब पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे लंबी श्रेणी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे पश्चिमी श्रेणी, पश्चिमी घाटी। याद रखेंगे बेटा, पश्चिमी घाटी का नाम लेंगे आप। पश्चिमी घाटी ऐसी श्रेणी है जो कि पूरी तरीके से भारत में स्थित है, लेकिन हिमालय यहाँ पर देखिए पाकिस्तान, फिर इसके बाद नेपाल, भारत, आपका इधर आ जाता है, म्यांमार इधर आ जाता है, फिर इधर देखेंगे आपका भूटान आ जाता है ना, इधर से सिक्किम तो अपना ही है, इधर आपका कह लीजिए कि तिब्बत वाला इलाका आ जाता है, मतलब कि 4 से 5 राज्य में, 5 देश में फैला हुआ है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। इस वजह से पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे लंबी श्रेणी का नाम पश्चिमी घाट आप लिखेंगे, जो कि 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यहां तक कितने बच्चों का क्लियर हो गया? सारे बच्चे फटाफट बता दे, तो सारे बच्चे फटाफट बता दें, सारे बच्चे फटाफट बता दें, फटाफट देख लेते हैं थोड़ा सा, सारे बच्चे फटाफट बता दें। शाबाश शाबाश, मैं इससे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा शेयर किया करिए जिससे कि और बच्चे जुड़ सकें, और जो बीच में पढ़ने में मन लगा लेते हैं उनसे भी कहते हैं महादेव का नारा लगाते हुए एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, यह एक प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंश कगार है। किसे बेटा भ्रंश कगार बोला गया? इस पश्चिमी घाटी को, क्योंकि भ्रंश ही तो है। भ्रंश मतलब धसी हुई पोर्शन, मतलब कि दो भूभाग अलग होता है तो भ्रंश आकार की घाटी बनाता है, क्योंकि यह तो अलग ही हुआ है तो हमारा अफ्रीका से। तो याद रखेंगे इसे, यह भ्रंश कगार तब बना था जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ था बेटा। याद रखेंगे, जब टूट के वहां से ऊपर की तरफ आया था। आज भी जो इंडो प्लेट है हमारा 2.3 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से उत्तर पूर्व में घिसक रहा है, और घिसकते घिसकते एक स्थिति ऐसी आएगी बेटा ना, ये जाके पता है आपका जापान वाला इलाका जो है ना, वहां से सटेगा, वहां से टच होगा, और जो आपका खाड़ी वाले देश है ना, वो आके पता है यहाँ पे लग जाएंगे, इस वाले इलाके में भारत के। तो यह बहुत वर्षों बाद होगा, करोड़ों वर्षों साल तक घटनाएं चलने के बाद होगा।
तो ये आपको पता होगा जब आप जीवित रहेंगे तब, है ना। चलिए, वैसे तो पता नहीं तो हम लोग का साइंस कहता है जितने आकार से ना, जैसे हम आज में जी रहे हैं, लेकिन साइंस हमें भविष्य की बातें पूरा बता देता है बेटा, भविष्य में क्या होने वाली हैं, क्या चीज़ें घटने वाली हैं, है ना। सारी चीज़ें साइंस तय कर देता है पहले से, है ना। तो इसलिए साइंस सबसे बड़ा है, कोई बड़ा नहीं, बस साइंस सबसे बड़ा है, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा है बेटा, याद रखेंगे। पश्चिमी घाटी की उत्तर में गुजरात में 3 पहाड़ियाँ हैं, हमने बताया आपको, मांडव, बारदा और गिर, याद करके इसे लिख लेंगे। दूसरी पॉइंट लिखेंगे आप, उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी, अब देखिए सह्याद्री भी इसे बोलते हैं, इस वाले इलाके को सह्याद्री भी बोलते हैं। अगर उत्तरी सह्याद्री की बात करेगा आपका, उत्तरी सह्याद्री का मतलब इस वाले पोर्शन का पूरा सह्याद्री बोलते हैं, और सबसे उत्तर में सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई चोटी है। तो इधर से नीचे से अगर देखेंगे उत्तर तो यही होगा ना, तो उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई चोटी है, ये कॉपी पे नोट कर लेंगे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, महाबलेश्वर चोटी भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, जहां से कौन सी नदी निकलती है, बता देंगे, कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है, और आपको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आके डेल्टा बनाती है ना, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड लाइन लिखेंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे आप, कर्नाटक के पश्चिम तरफ से अगर देखा जाए, कर्नाटक के पश्चिम तट में देखा जाए, कर्नाटक के पश्चिम तट में अगर देखा जाए, पश्चिम तट इधर बेटा, पश्चिमी तट में अगर देखा जाए कर्नाटक के, तो लिखेंगे 2 चोटियां हैं जिसको कुद्रेमुख की पहाड़ियां कहते हैं, कुद्रेमुख की चोटियां कहते हैं और ब्रह्मगिरी की चोटियां कहते हैं। ये आपका अगर यहाँ देखें ब्रह्मगिरी की चोटी है, लेकिन यहाँ पे आपका कुद्रेमुख की चोटियां हैं, यहाँ पे बना लीजिए अच्छे से, यहाँ पे कुद्रेमुख की चोटियां हैं, कुद्रेमुख लिख लीजिए आप, कुद्रेमुख की चोटियां हैं। और एक आपका कौन सा बेटा, एक आपका है, एक आपका महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी की चोटियां हैं, ब्रह्मगिरी की चोटी है, यह दोनों कर्नाटक में स्थित है ना। आपको बताए थे कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है, जितने बच्चों को याद है वह थोड़ा सा कमेंट कर देंगे वीडियो के अंत में, या फिर अभी भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो याद हो गया, पूर्वी घाटी में मतलब कि दक्षिणी घाटी में, कर्नाटक में 2 चोटियां हैं, एक आपका कुद्रेमुख, एक ब्रह्मगिरी। ये पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम से पूछा भी गया है, तो आप गलत नहीं करके आएंगे बच्चों, सही करके आएंगे, है ना। पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी दक्षिण में मिलकर एक गांठ बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी बोलते हैं। ये गांठ देख रहे हैं, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी का गांठ है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की चोटी बोलते हैं। यह जो है, यह गांठ 3 राज्यों में फैला हुआ है, याद से, दिमाग से, ध्यान से लिखिएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है यह वाली पूरी की पूरी चोटी बेटा, इसको आप ध्यान से लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बातें पूछी गई हैं बहुत मैक्सिमम एग्जाम। देखिए आप लोग थोड़ा सा ना कमेंट वगैरह भी किया करिए, हम देख पा रहे हैं जैसे आपको। तो नीलगिरी पर दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली नहीं दूसरी, क्या नाम है उसका, डोडा बेटा। और पहली किस पर है सर, तो बताएंगे। थोड़ा सा अगर हम और आगे आते हैं तो दूसरा गांठ में मिलता है जिसका नाम है अनाई मुदी गांठ मिलती है। अनाई मुदी गांठ 3 तरफ फैली हुई है, किस तरफ बेटा, 3 तरफ फैली हुई है। तो याद रखेंगे 3 तरफ फैलने वाली गांठ का नाम क्या है, अनाई मुदी गांठ है। एक बात इससे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं, जो आपका नीलगिरी पहाड़ी है बेटा, नीलगिरी जो चोटी है, नीलगिरी जो श्रेणी है, यहीं पर एक पर्यटक स्थल स्थित है जिसको हम बोलते हैं ऊटी बोलते हैं, बहुत लोग ऊटी गए भी होंगे घूमने। ऊटी एक पर्यटक स्थल है जो कि वहाँ पे कभी जाइएगा तो घूमिएगा आप लोग, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ बेटा, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे चलते हैं, केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन और शांत घाटी आप सुने होंगे, शांत घाटी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है, केरल का सदाबहार वन और आपका कौन सी घाटी बेटा, शांत घाटी आपका इसी वाले श्रेणी पर स्थित है ना, याद रखेंगे, इसको ध्यान से लिख भी लेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। इसको लिखते चलिए, जो बातें बोल रहे हैं उसको लिखते चलेंगे। जैसे केरल में अष्टमुदी की पहाड़ियाँ, अष्टमुदी हो गया, अष्टमुदी नदी हो गई, अष्टमुदी नदी भी है बेटा, अष्टमुदी नदी हो गया, कमाल नदी हो गई, इसके बाद कह लीजिए कि आप बेम्बानाथ झील हो गया, इसके बाद और पेरियार झील हो गया, पेरियार झील भी है और पेरियार नदी भी है, वो सब केरल में स्थित है। हमने
इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था लैक वगैरह के बारे में, आप देख लीजिए। नीलगिरी श्रेणी पर ही पालघाट दर्रा स्थित है। हमने बताया था आपको, जो पालघाट दर्रा है वह 2 राज्यों को कनेक्ट करता है, केरल से तमिलनाडु को। केरल से तमिलनाडु जाने का मार्ग बनाता है, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, याद रखेंगे। जो कि इन दोनों के बीच में जो घाट है, जो दर्रा है बेटा, उसको जोड़ता है, उसको रास्ता प्रदान करता है कि केरल से हम तमिलनाडु में आ सकें। बेटा ध्यान से बना लेंगे इसको, पूरी कहानी के तौर पे लिख लेंगे आप। नीलगिरी श्रेणी पर ही पालघाट दर्रा स्थित है। इस पालघाट दर्रे को एक नाम से और जानते हैं, पता है क्या नाम है उसका? बताएंगे, पलम्बरा। क्या नाम है बेटा? बता देंगे आप। सॉरी, पलक्कड़, पलक्कड़ नाम है, लिख लेंगे आप, पलक्कड़। पलक्कड़ बेटा क्या कहते हैं? पलक्कड़ कहते हैं, पलक्कड़। हाँ लिख लीजिए आप, पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। ठीक है बेटा। इसी पालघाट से केरल से तमिलनाडु जाया जाता है। यह बात भी आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे बेटा। पालघाट के दक्षिण में अगर हम आते हैं, तो एक हमको और गांठ नजर आता है, जो देखेंगे कि यहाँ पे है अनाईमुदी की गांठी, अनाईमुदी का गांठ। अनाईमुदी जो गांठ है बेटा, ये 3 दिशाओं में फैली हुई है। पहली दिशा जो ऊपर की तरफ है उसे बोलते हैं अनामलाई की पहाड़ी। इसे क्या बोलते हैं? अनामलाई की पहाड़ियाँ, अनामलाई की हिल्स, पहाड़ियाँ। अनामलाई के पहाड़ी पर ही भारत के दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है अनाईमलाई पहाड़ी, अनाईमलाई चोटी। याद से लिख लेंगे बेटा इसे। ठीक है। अब अगर देखा जाए इधर तमिलनाडु के तरफ, मतलब कि पूरब की तरफ कौन सी पहाड़ी है, कौन सी श्रेणी फैली हुई है, तो बता देंगे कौन सी श्रेणी, बताइए तो। पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ इस तरफ फैली हुई हैं और अनामलाई की इस तरफ फैली हुई हैं। यह सब अनाईमुदी की गांठ पर ही हैं, है ना। और अगर देखा दक्षिण की तरफ कौन फैली हुई है, तो दक्षिण की तरफ बताएंगे कार्डमम क्या हिल्स है, कार्डमम पहाड़ियां हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम हिल्स बताइए, श्रेणी बताइए, तो बताएंगे कार्डमम की पहाड़ियां। सबसे ऊंची चोटी बताइए तो बता देंगे, मतलब सबसे दक्षिण की चोटी बताइए तो बता देंगे कार्डमम की पहाड़ियां, जिसे बोला जाता है इलायची पहाड़ी। याद रखेंगे बेटा, ये बहुतों एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो इतनी बातें रहीं हमारे पश्चिमी घाटी से। इसमें शायद ही कुछ छूट रहा हो, अगर छूट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसके अगले वाले पार्ट में जब हम लोग पूर्वी घाट पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। और एक बात आप लोग जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, परेशान वही होता है जो सच्चा होता है, और जो सच्चा होता है वो हार नहीं मानता है। कुछ क्षण के लिए परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं मानता बेटा। आपको पता होना चाहिए, सच्चाई कभी भी हार नहीं मानती है, जूझ सकती है, परेशान हो सकती है, लेकिन विजयी भी वही होती है। लास्ट में थोड़ी सी झूठ से लड़ लेती है। अपने आसपास के जो भूचाल रूपी कली शैतान रूपी जो आपके एग्जाम्स हैं, आ रही है, टल जा रही है, बवाल है पीएनपी द्वारा, बहुत सारे सिस्टमों से जो बवाल है ना, वह सब जो बवाल है, यही सब तो है आपका एक तरह से शैतान कह लीजिए, जो आपको परेशान कर रही है। आप सत्य हो, आप जीतोगे, आप हार नहीं मानोगे। हारना सबसे बड़ा कायरता की निशानी है। जब यहाँ तक पहुँचे हो तो हमें अपनी नौकरी लेकर रहना है। आप लोग ऐसा पढ़िए कि बैग किसी का ना लगे, दिल में जोश हो, जज्बा हो, पढ़ने के लिए मतलब पूरी तरीके से एकदम लगन हो बेटा। आप बिल्कुल, मतलब होता है भूखा शेर खा जाए पाए, तो बस इस तरह भूखा रहिए आप हमेशा। जैसे ही वैकेंसी निकले टूट पड़िए यार। आपके जो ऑनलाइन शिक्षण के जितने बच्चे हैं, किसी का भी ऐसा ना हो कि सर यह कहने को मिले कि सर इस बार 3rd सेम में बैक आया है हमारा, या फिर यूपी टेट के क्लास में जो यूपी टेट की हिंदी वगैरह चल रहे हैं, आप देखिए ये सारी चीज़ें आ सकती हैं आपके पेपर में, क्योंकि हम इस कदर पढ़ा ही रहे हैं। तो यूपी टेट में अगर आप बैठें तो फोड़ के आएंगे बेटा। नंबर 120 नंबर लाने हैं, 120 प्लस, जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, और जो थोड़े से नॉर्मल बच्चे हैं उनका 110 प्लस आना चाहिए। इस कदर हिंदी भी पढ़ाई जा रही है। आगे आने वाले आपको सारे चैप्टर, सारे क्लासेस लगेंगे। तो बस इतना बात कहना था मुझे। आप लोग हार न मानिए, लगन से लगे रहिए, धैर्य बना के, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।